भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है इनमें से भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह? यह है विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। वो कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। और कोचीन कहाँ पर है? केरल में। और पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। जोड़े मिलाने के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? यह प्रश्न यूपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है 2017 में। इनमें से कौन सा हिमनद विशालतम है? तो कराकोरम रेंज में स्थित जो सासाइनी हिमनद है वो सबसे बड़ा है। सियाचिन से भी बड़ा है यहाँ पर। अगर ये सासाइनी ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर होगा सियाचिन, लेकिन यहाँ पर कराकोरम रेंज का सासाइनी हिमनद जो है सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखित में से शीत जलधारा नहीं है। तो शीत नहीं है तो कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी। तो कैनेरी एक कोल्ड करंट है, मतलब शीतल जलधारा है। और ओयाशियो भी एक शीतल जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा भी एक शीतल जलधारा है। लेकिन जो अग्लुहास है ये एक गर्म जलधारा है। सारी कवर करा रखी हैं। 164 टेस्टों को रिविजन मारोगे ना, सब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पर्वत दर्रे और दूसरी तरफ है राज्य। तो शिपकिला हिमाचल प्रदेश एकदम करेक्ट है। इसका कोड है शिवा, हिमाचल में रहती है। शिवा का मतलब शिपकिला और बा का मतलब शिवा। शी मतलब शिपकिला, बा का मतलब बारालाचा। तो शिपकिला भी हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा भी हिमाचल प्रदेश में। तो शी बा हिमाचल में रहती है, तो शिपकिला बारालाचा हिमाचल प्रदेश। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ये भी करेक्ट है। और नाथुला मेघालय में नहीं है। नाथुला नाथुला है सिक्किम में। कहाँ पर है नाथुला? सिक्किम। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। तो ये करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर ये गलत है। और बाकी बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। और हिमाचल प्रदेश के और एक और दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रा, उसका भी नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यह प्रश्न यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर है एबरडीन। एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये जो है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। तो 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में की थी, महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य क्या था? नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम निर्दिष्ट कीजिए। ये कालानुक्रम वाला हर साल पूछा जा रहा है, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, इतनी बार बताता हूँ मैं। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 का है चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 की है। और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 का है। बाकी रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, पहले रोलेट एक्ट होगा 1919 में, फिर सत्याग्रह इसका होगा 1919 में। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का था ना ये। गांधी जी ने उसको काला कानून कहकर संबोधित किया था। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इसके बाद ऑप्शंस देखना। तो इसमें ऑप्शंस देखिए, सबसे पहले दो जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि 1917 तो सबसे पहले आना चाहिए। अब इसमें देखिए, इन दोनों में से एक आंसर होगा, लेकिन 1917 के बाद हमको 1918 चाहिए, लेकिन सीधे यहाँ 1919 है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, सी वाला। तो इसका आंसर आराम से 2 4 3 1 हो जाएगा। मतलब सबसे पहले 1917, उसके बाद चौथा मतलब अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद आएगा खेड़ा आंदोलन, और सबसे लास्ट में आएगा रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 9 है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए, ये जौनपुर जो है क्यों पूछा गया ये प्रश्न, उत्तर प्रदेश 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है ये, क्योंकि जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। अब जौनपुर शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो इसका जो अंतिम शासक था, इस तरह से प्रश्न पूछ लिया क्योंकि वो बहुत बार पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुसैन शाह था इसका अंतिम शासक। अगर पूछा जाए जौनपुर शहर किसने बसाया, तो फिरोज तुगलक ने बसाया, मोहम्मद तुगलक की याद में। क्वेश्चन नंबर 10 है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ पर? देखिए 16 महाजनपद हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि कौन सा कहाँ था। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ था? देखिए राजस्थान में था ये अलवर, जयपुर, ये जो एरिया है ना, इधर फैला था मत्स्य जनपद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है अघन्य। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत सारों को इसका पता होगा आंसर। तो ये है गाय के लिए। किसके लिए है? गाय के लिए अघन्य शब्द है। तो सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और यहाँ है सूची 2, और यह है इसका कूट। तो गांधार कला के सामने लिखा है मिनेंडर, जूनागढ़ शिलालेख के सामने लिखा है पथिक, मिलिंद पन्हो के सामने लिखा है कुषाण, और तक्षशिला लेख के सामने लिखा है रुद्रदामन प्रथम। यहाँ दो चीज़ जो है ना, ये रुद्रदामन प्रथम और जूनागढ़ शिलालेख, और ये मिनेंडर और ये मिलिंद पन्हो, ये बहुत बार पूछे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे हैं। इन दोनों की वजह से इसका पूरा आंसर आराम से निकल जाएगा। तो देखिए, जो जूनागढ़ शिलालेख है उसका संबंध रुद्रदामन प्रथम से है, तो बी का 4 हो जाएगा। अब बी का हमको 4 चाहिए, तो बी का 4 इसमें तो है, यानी ए नहीं होगा इसका और डी नहीं होगा। अब मिलिंद पन्हो जो है वो मिरेंडर, उससे उसका संबंध है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा।
तो ये सी का इसमें फर्स्ट हो गया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी हो जाना चाहिए। और बाकी तक्षशिला लेख क्या हो जाएगा, डी का दूसरा हो जाएगा, पथिक हो जाएगा इसका। और गांधार कला हो जाएगी कुषाण वंश से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल गठित करने के लिए अधिकृत है। कौन है इंटर स्टेट काउंसिल गठित करने के लिए अधिकृत। देखिए संसद लगाकर गलत मत कर देना, इसका आंसर है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या स्थापित करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक हुई थी 10 अक्टूबर 1990 को। अब इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं, तो प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके होते हैं सदस्य। तो याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि अलग से स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री के साथ उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री और सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक जहाँ ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कभी इसको राज्यसभा के रूप में कभी इसको लोकसभा के रूप में पूछ लेते हैं कि लोकसभा की आम चुनाव की पहली बैठक कब हुई थी या राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर दोनों का 1952 में याद रखिएगा, 1952। तो भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा का गठन सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। बात आती है राज्यसभा की, तो देखिए राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा, मतलब ये उच्च सदन इसको बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। इनको राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, तो ये नामांकित या नामित सदस्य कहलाते हैं, मतलब नॉमिनल मेंबर कहलाते हैं। और अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है। और इसके जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य, इसके 1/3 मेंबर जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता, विघटित होगा तो लोकसभा विघटित होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो प्रोटेम स्पीकर होता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक। बहुत बार पूछा है प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर उन्हें कहा जाता है जो चुनाव के बाद पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद या विधानसभा का संचालन करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो काम चलाऊ और स्थायी अध्यक्ष ही प्रोटेम स्पीकर है। लोकसभा अथवा विधानसभाओं में इसका चुनाव बेहद कम वक्तों में किया जाता है। सामान्यतः सदन के वरिष्ठतम सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव के ठीक बाद अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थायी तौर पर वे सदन के संचालन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करते हैं। प्रोटेम स्पीकर तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि स्थायी सदस्य अध्यक्ष का चुनाव ना कर ले। अब इसमें से एक एक लाइन उठा सकता है एग्जाम्पल के तौर पर स्टेटमेंट बनाकर नया प्रश्न पूछा जा सकता है कि केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों मतलब जोनल काउंसिल का लक्षण नहीं है। तो जोनल काउंसिल एक परामर्शदात्री संस्था है, करेक्ट है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, करेक्ट। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, बिल्कुल करेक्ट है। यह एक संवैधानिक संस्था है। देखिए क्षेत्रीय परिषदें या जोनल काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। ये क्या है, ये स्टैचुरी बॉडी हैं, ये स्टैचुरी बॉडी हैं, सांविधिक संस्थाएं। तो पहले ही गलत हो जाएगा और आंसर जो हो जाएगा हमारा पहले ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, हाई कोर्ट की नियुक्ति का अधिकार नहीं है राज्यपाल को न्यायाधीश की, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। देखिए गलत है, ये तो स्टेटमेंट सरासर गलत है। राज्यपाल तो विधानमंडल का हिस्सा है ना। जैसे केंद्र में होता है संसद, संसद के 3 अंग कौन कौन से, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य में होता है विधानमंडल, उसके भी 3 सदस्य, कौन, मुख्यमंत्री, दूसरा कौन, सॉरी उसमें कौन कौन होता है, उसमें होता है विधानसभा, और फिर कौन सा होगा, अगर उसमें विधान परिषद होगी तो विधान परिषद होगी, और तीसरा होता है राज्यपाल। इन तीनों को मिलाकर ही तो बनता है विधानमंडल। तो गलत है स्टेटमेंट, सेकंड गलत है। तो हमारा जिसमें सेकंड उड़ाओ तो उसको सबको, ये लीजिए बिल्कुल आंसर आराम से निकल गया, इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, उसे विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल है भाई। उसके पास कोई भी न्यायिक शक्ति नहीं है, गलत है स्टेटमेंट। राज्यपाल के पास बिल्कुल न्यायिक शक्ति है। राज्यपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति कर रहा है तो ये उसकी न्यायिक शक्ति है ना। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर जजों की कमी पड़ जाएगी तो वो और जज को नियुक्त कर सकता है, ये भी तो उसकी न्यायिक शक्ति है। किसी व्यक्ति को अगर कोई दंड दिया गया है तो उसकी जो दंड की अवधि है उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है, और क्या कर सकता है, राज्य स्तर पर क्षमा को माफ़ भी कर सकता है। तो ये भी तो उसकी न्यायिक शक्ति हो गई ना। तो चौथे से भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये चौथा गलत है यहाँ पर। तो जिस चीज़ में 4 है वो भी नहीं हो सकता, और दूसरा भी गलत है यहाँ पर, वो विधानमंडल का बिल्कुल हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप है ये तो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में शपथ है, और ये पूछ लिया कि कौन कौन सी शपथ है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ भी है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है, याद रखना। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो तीसरे से एलिमिनेट करिए, वो तो होगा नहीं। थर्ड को एलिमिनेट करो, आंसर लाओ, कौन सा हो जाएगा? 1 to 4। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है इसमें। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची में है वो ये सारी शपथ हैं उसमें। इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जल्दी जल्दी मोटा मोटा मैं पढ़ देता हूँ। संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप है इसमें, और संघ के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ का भी प्रारूप है। अब इसमें 3 को 2 में बांट रखा है। एक तो संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप, और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप। तो ऊपर वाली है तीसरे के काम है संसद के लिए निर्वाचन के लिए, नीचे संसद के सदस्य के लिए, और चौथा है उच्चतम न्यायालय या फिर इसको बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो याद रखिए, देखिए, संसद के मंत्री भी हो गए, संघ के मंत्री हो गए, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, और किसी राज्य का कोई मंत्री है उसकी भी शपथ है, किसी राज्य के मंत्री की गोपनीयता की शपथ है, और इसमें किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ है, और किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। मतलब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली भी शपथ है, और यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा भी ली जाने वाली शपथ है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के द्वारा भी ली जाने वाली शपथ है। जो नहीं है तो अटॉर्नी जनरल की इसमें शपथ नहीं है कहीं पर भी, और ना ही इसमें राष्ट्रपति की शपथ है, ना ही इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ है, ना ही इसमें राज्यपाल की शपथ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? ये सभी को पता होगा इसका आंसर। तो कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है गणपूर्ति कोरम। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक विशेषताओं में कौन सी जो विशेषता है वो एक समान है? कौन सी समान है भाई? इंडिया और USA में पढ़ते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, इंडिया में तो हैं लेकिन USA में नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, गलत है, इंडिया में नहीं है। और उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, मतलब राज्यसभा में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, इंडिया में तो होते हैं 12, अमेरिका में नहीं होते। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो की शक्ति है, अमेरिका के पॉकेट वीटो की शक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ये जो पॉकेट वीटो वाली बात है ये भारत और अमेरिका दोनों में एक समान है।